कमिटेड, डेडिकेटेड इंसान बनाती है। एक छोटा सा क्वेश्चन, दिस सिचुएशन कम्स टू मी आल्सो दैट इन डे टू डे बैकग्राउंड से आते हैं और हम कोई सेलिब्रिटी नहीं हैं। और नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल केयर ब्लॉग्स जर्मनी में। आज का जो वीडियो है ये एक पॉडकास्ट वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपसे रूबरू कराऊंगी हमारे भारतीय सेना अधिकारी जी से। उनसे मिलकर आपको एक अद्भुत अनुभव का एहसास होगा। एक भारतीय सेना अधिकारी जो होते हैं उनके लाइफ में, उनके जीवन में वो कितने साहसपूर्ण होते हैं, वो कितने समर्पण होते हैं अपने कार्य में और कितने अनुशासन होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें आज जानने को मिलेंगी। तो बिना देर किए हम इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। वी हैव हमारे बड़े भाई यहाँ पे हैं, समित भैया। और समित भैया इज़ अ वेरी accomplished person in his own life, एंड हम लोग आज बहुत हैप्पी हैं कि भैया यहाँ पे आए हैं एंड हम लोगों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बचपन से जब मैं ग्रो कर रहा था, जब मैं छोटा था, तब से भैया बहुत गाइडेंस और बहुत थोड़ा स्ट्रिक्ट भी थे। भैया लोग बहुत स्ट्रिक्ट थे हमारे टाइम में कि पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, ये होना चाहिए। बट अभी हम लोग सुनते हैं भैया से कि भैया का बैकग्राउंड कैसा रहा, भैया का चाइल्डहुड कैसा रहा और उनका पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा ऑल थ्रू हिज लाइफ सो फार। सो विदाउट मच अडो भैया, वेरी वेलकम थैंक यू। एंड वी आर वेरी हैप्पी टू होस्ट यू, है ना। तो अगर आप कुछ बता पाएँ कि आपका चाइल्डहुड कैसा था, आपका बैकग्राउंड कहाँ पे था, एंड वहाँ से आप जो आपका इतना बढ़िया जर्नी है ऑल थ्रू द लाइफ करियर वाइज, अगर उसके बारे में आप थोड़ा बता पाएँ। सबसे पहले मैं अपने आप को काफ़ी ऑनर्ड फील कर रहा हूँ कि मैं म्यूनिक में हूँ एंड आई एम ऑनर्ड that I am amongst my own, it's my own family. Yes. And before I start the question per se, I must say that Munich राकेश के साथ एक बड़ा ही पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। और आज जब इन्होंने कहा कि हम एक पर्सनल इंटरेक्शन करना चाहते हैं, मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात थी दैट हम बहुत ही मॉडरेट बैकग्राउंड से आते हैं और हम कोई सेलिब्रिटी नहीं हैं। और मैंने इनसे पूछा कि हमारे जैसे लोगों के बारे में भी कोई सुनना चाहेगा, तो इसने कहा कि ज़रूर। एंड आई एम रियली डिलाइटेड टू बी हियर एंड टू बी पार्ट वट एवर जो मुझे पता है अपने बारे में मैं शेयर करना चाहूँगा। सो मैं इंडिया में, नदर्न इंडिया में बिहार स्टेट से बिलोंग करता हूँ और बिहार नेपाल बॉर्डर के पास वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट है जिसका सेंटर बेतिया है। Right. वहाँ से मेरा जन्म हुआ है। और बचपन से मेरे फादर एक ब्यूरोक्रेट थे। he became an IAS later on। और बचपन से हमारी स्कूलिंग KR हाई स्कूल से हुई, जो एक अमेरिकन मिशनरीज था जहाँ से राकेश भी पढ़े हुए हैं। Right. और KR किसी और स्कूल की तरह ही था, बट एक ख़ास बात उस स्कूल में ये थी कि ये अमेरिकन डेट्रॉयट के एक बिलियनियर ने के चैरिटी से ये स्कूल का गठन हुआ था। और सारे टीचर्स अमेरिकन फादर्स थे। सो वो एक हमारे जीवन पे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट था। और बेतिया जैसी जगह पे भैया जहाँ पे बेसिक एजुकेशन इज़ अ ड्रीम, वहाँ पे ऐसा हाई क्वालिटी स्कूल होना हमारे लिए एक मतलब वरदान था। एडमिशन बहुत मुश्किल था उसके अंदर, और पूरे बिहार से लड़के उसके अंदर आते थे। Correct.
एनीवे सो वहाँ से मैं अपने फादर के साथ कई जगहों पे घूमता रहा और फाइनली बेतिया में ही मेरी स्कूलिंग तकरीबन 7 साल मैं बेतिया में रहा अपने हाई स्कूल के समय में और मैंने अपनी स्कूलिंग पूरी की। मैं और अ, और उस टाइम पे मैं बहुत छोटा था, तो भैया वॉज रोल मॉडल। हम लोग हमेशा छोटे वाले लोग हम लोग डिस्कस करते थे कि अरे समित भैया को देखे हो, एकदम लंबे चौड़े हैं, एकदम हैंडसम है, इतना बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं, इतना बढ़िया। और हम लोग हमेशा चाहते थे कि अरे समित भैया का थोड़ा एक्सपोजर मिले, हम लोगों को थोड़ा इनसे बात हो जाए, थोड़ा कुछ गाइडेंस मिले। तो और भैया हमेशा हेल्प करते थे, मतलब ही वॉज ऑलवेज देयर टू गिव द प्रॉपर सजेशंस कि क्या करना है, कहाँ जाना है और कैसे करना है। बट इवेंचुअली आई थिंक करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भैया को वहाँ से मूव आउट करना पड़ा एंड देन वी लॉस्ट टच। मतलब मेरे कांटेक्ट में नहीं थे, मेरे बड़े भाई के कांटेक्ट में भैया थे। तो उसके बाद भैया आप अगर बताते हैं आगे फिर कैसे हुआ। तो उसके बाद फिर मेरी ग्रेजुएशन धनबाद एक झारखंड स्टेट है इंडिया के अंदर, वहाँ पे मेरी ग्रेजुएशन हुई और ग्रेजुएशन के बाद मैंने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन, आप इंडियन आर्मी के अंदर ऑफिसर्स काडर में दो तरीके से जाते हैं। एक नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्ज़ाम से जो कि +2 के बाद होता है और दूसरा ग्रेजुएशन के बाद कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन। ये दोनों ही एग्ज़ाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू किए जाते हैं। सो आई वाज लकी कि मैंने अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में ही इसको पास कर लिया था और मेरे लिए सबसे मैं तो ये पर मेरा आर्मी में जाने का, मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड से था और इस बीच में ये यूपीएससी का एग्ज़ाम आया तो मैंने उसको दे दिया और लिटिल वंडर बचपन से ही मुझे मैं एक गांव से आता था जहाँ पे एक हवाई जहाज़ को देखने के लिए काफ़ी देर तक हम बैठे रहते थे। बहुत छोटी सी हवाई जहाज़ दिखाई देता था। तो मेरे मन के अंदर एक हमेशा से एक इच्छा थी कि क्या मैं कभी इसको उड़ा पाऊँगा। और हम मैंड्रेक और इन सब के कॉमिक्स को पढ़ते थे तो मेरे मन के अंदर एक भाव आया कि क्या मैं एस्ट्रोनॉट बन सकता हूँ। सो उस एस्ट्रोनॉट बनने की इच्छा ने मुझे प्रेरित किया। तो मैंने कुछ, उस समय हमारे टाइम पे इंटरनेट नहीं था, तो न्यूज़पेपर के माध्यम से मुझे ये पता चला कि राकेश शर्मा जो उस समय इंडिया से स्पेस में गए थे वो एक एयरफोर्स ऑफिसर थे। तो मेरे मन में आया कि मैं भी इंडियन एयरफोर्स बाय द वे, Join जस्ट सॉरी टू इंटरप्ट, ममता दीदी का वर्शन अलग है। उनका कहना है कि राकेश शर्मा नहीं, राकेश रोशन गए थे सबसे पहले चांद पे। आपको पता है क्या ये? यू नीड टू अपडेट योर जनरल नॉलेज। तो भारतीय वायुसेना में इंडियन एयरफोर्स के अंदर मेरे जाने की इच्छा हुई और मैं इस एग्ज़ाम को पास किया और मुझे भरोसा नहीं हुआ जब रिजल्ट आया मेडिकल्स के बाद, तो मैं इंडियन एयरफोर्स के अंदर मैं एक टॉपर था। वाह। और CDS 96 के अंदर ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। लेकिन कुछ कारणों से भारतीय वायुसेना ने मेरी सेवा को भारतीय सेना, इंडियन आर्मी को ट्रांसफ़र कर दी और वहाँ मैंने अपनी 1.5 साल की ट्रेनिंग इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के अंदर कंप्लीट की। लेकिन मेरे मन के अंदर पायलट बनने की इच्छा लगातार बनी रही। मैं भारतीय सेना के एयर डिफेंस आर्टिलरी के अंदर, जिसको आज आर्मी एयर डिफेंस कहते हैं, जिसके अंदर रॉकेट्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन, जिससे हवाई जहाज़ को मार के गिराया जाता है, उस विभाग में मैं कमीशन्ड हुआ। और उसी विभाग से मैंने देश के लिए, जब कारगिल की लड़ाई हुई तो मेरा चयन किया गया कि मैं कारगिल की लड़ाई में जाऊं और मुझे भारत के लिए, अपने देश के लिए लड़ाई लड़ने का मौका मिला।
और जो भी लोग उस लड़ाई में शामिल हुए उनको ऑफ विजय स्टार लड़ाई के बाद भारत सरकार ने प्रदान किया। वहाँ से वापस आने के बाद 2.5 साल सेना में बिताने के बाद मैंने मेरे पास अवसर आया कि भारतीय सेना के अंदर जो एयर विंग थी उसके अंदर पायलट बनने के लिए जो भारतीय सेना में जो ऑफिसर्स थे वही अप्लाई कर सकते थे। मैंने अप्लाई किया और फाइनली उसके अंदर करीब 20 ऑफिसर्स का सिलेक्शन हुआ और 1.5 साल के अंदर सिर्फ हम 11 लोग पास आउट हो पाए और इन 11 लोगों में भारतीय वायुसेना के ट्रेनिंग के दौरान हमारी ट्रेनिंग वायुसेना में हुई। मुझे बेस्ट ओवरऑल ऑर्डर इन मेरिट का खिताब दिया गया और मैं बेस्ट इन फ्लाइंग रहा, बेस्ट इन एकेडमिक्स रहा और वहाँ से भारतीय सेना के अंदर मुझे पायलट बनने का गौरव प्राप्त हुआ। मैं अपने करियर के दौरान अलग अलग जगहों पे रहा, ब्रॉडली भारत के नॉर्थ ईस्ट और नदर्न सेक्टर्स जो सेंसिटिव सेक्टर्स थे जहाँ ऑपरेशंस काफ़ी चल रहे थे वहाँ मुझे काम करने का मौका मिला। करियर के दौरान मुझे देश से बाहर जाने का मौका मिला जहाँ 2007 में भारतीय सेना ने मुझे यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस के अंदर मुझे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में सेवाएं मेरी भेजी गई और वहाँ इंटरनेशनल कोलिशन के साथ मैं यूनाइटेड नेशन के लिए पीस इन्फोर्सिंग मिशन में रहा और 2008 में वहाँ से वापस आने के बाद मैं श्रीनगर और समय के साथ मैंने एक इंडिपेंडेंट फ्लाइट को कमांड किया। जस्ट टू आई मीन सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, जब आप यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में जब आपका डेपुटेशन होता है तो आप एक इंटरनेशनल टीम के साथ काम करते हैं जहाँ पे लोग ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड डिफरेंट आर्मीज में जो सर्व कर रहे होते हैं वो वहाँ आते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल जर्मनी, फॉर एग्जांपल यूएस, ऑस्ट्रेलिया, सारी जगहों से लोग आते हैं, राइट। तो वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला होगा कि ये लोग कैसे हैं, एटलीस्ट आपको ये मौका मिला होगा टू गेट टू नो देम बेटर, हाउ दे ऑपरेट और हाउ दे देयर लाइव्स आर, हाउ दे आर एज पर्सन्स, राइट। जो हम अपने मतलब नॉर्मल कॉर्पोरेट लाइफ में भी जब हम दूसरों से सीखते हैं कि वो बंदा कैसे करता है, अगर ऐसे सिचुएशन में वो पड़ता है तो वो कैसे रिएक्ट करता है, दिस इज़ हाउ वी लर्न एंड इम्प्रूव आवर सेल्व्स, राइट। तो वो एक्सपोजर भी आपको मिल चुका है, राइट, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में। यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में मुझे सबसे बड़ा अनुभव हुआ कि मैं पाकिस्तान आर्मी के लिए भी काम किया क्योंकि यूनाइटेड नेशन के अंदर आप अपने देश को रिप्रेजेंट करते हो लेकिन आप एक इंटरनेशनल कोलिशन आर्म फोर्सेस की तरह काम कर रहे हो यूएन मैंडेट के अंदर। सो मुझे पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, ग्वाटेमाला, उरुग्वे और इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज़ इन सब के मिलिट्री ऑब्जर्वर्स के साथ काम करने का मौका मिला और एक संयोग की बात है कि एक कैजुअल्टी इवैक्यूएशन के दौरान एक एक्टिव एनकाउंटर में एक जवान को बचाने के लिए मुझे यूनाइटेड नेशन फोर्स कमांडर की तरफ से सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेलेंस प्रदान किया गया जो एक मेरे लिए बड़ा मेमोरेबल अनुभव रहा। बिल्कुल। और वहाँ से वापस आने के बाद मैंने आर्मी की एक यूनिट कमांड की जो कि फ्लाइंग यूनिट थी और तकरीबन 21 साल आर्मी में रहने के बाद, जिसमें मैं दुनिया के अलग देशों में भी भेजा गया काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के ऊपर दूसरी देश की आर्मी को ट्रेन करने के लिए, जिसमें मैं ब्रिटिश आर्म फोर्सेस को भी ट्रेन किया और ये एक इंटरनेशनल एक आर्मी के अंदर रहते हुए जो एक नॉर्मल सा परसेप्शन है कि आप सिर्फ देश के अंदर रहते हैं देश के लिए, लेकिन आर्म फोर्सेस में आपको देश और विदेश दोनों का काफ़ी एक्सपोजर दिया जाता है। और एक आर्म फोर्सेस का एक ऑफिसर सिर्फ
बॉर्डर्स की गार्डिंग के लिए नहीं होता है, उसकी सेकेंडरी ड्यूटीज़ भी होती हैं, जिसमें देश के अंदर के हालात, लॉ एंड ऑर्डर, जहाँ राइट। पे गवर्नमेंट आपको डिप्यूट करती है, उसके लिए भी आप काम करते हो। तो एक बड़ा अच्छा आपका ओवरऑल एक नेशनल एंड स्ट्रेटजिक लेवल पे आपको। यही चीज़ मैं आपसे पूछने वाला था कि हाउ डिड आर्मी हेल्प यू चेंज एज अ पर्सन बिफोर joining the army? What were you, and how did it transform you into what you are today? बड़ा ही रोचक सवाल है राकेश, क्योंकि मैं अपने स्कूलिंग के समय में बड़ा ही डरपोक बच्चा हुआ करता था, और आर्मी जैसी हमारे बहुत दूर तक कोई राइट, आर्मी में राइट, बिल्कुल। रहने वाले कोई लोग नहीं थे, हमारा कोई एक्सपोजर नहीं था। राइट, बट आर्मी में आने के बाद आर्मी की ट्रेनिंग आपको एक फियरलेस इंसान बनाती है। ये जो सफ़र है, ये जो ट्रांजिशन है, जिसमें एक नॉर्मल से बच्चे जिसकी उम्र 17-18 साल हो, वहाँ से एक एक ऐसा इंसान जिसके मन में डर नाम की चीज़ नहीं होती है, एक ऐसा इंसान जो चैलेंजेस और ख़तरों से खेलना उसका सेकंड नेचर हो जाता है, और साथ ही साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट, इन सब के बारे में आप पढ़ाई करते हो। रिस्क आप किसी एक सेगमेंट में होते हो, आप अपने फील्ड के बारे में पढ़ते हो। आर्मी के अंदर आप दुनिया के सारे सेगमेंट्स के बारे में जानते हो। यू आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन, जो आपने सुना होगा। क्योंकि एज ए आर्मी ऑफिसर आपको सब कुछ जानना जरूरी होता है, एलिमेंट्री लेवल पे और कुछ चीज़ों पे एडवांस लेवल पे अपने फील्ड के अंदर। तो मैं चूँकि आर्मी एविएशन में था, तो मुझे आर्मी के सारे सेगमेंट्स को जानने का मौका मिला। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, और मैंने अपनी सर्विस आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर एक स्टाफ ऑफिसर के रूप में मेरी पोस्टिंग हुई थी, जहां मैं प्रोक्योरमेंट और मॉडर्नाइजेशन आर्मी की को देखता था। सो आर्मी जो है, जैसा मैंने कहा एज ए समरी, एक आपको निर्भीक और एक कमिटेड, डेडिकेटेड इंसान बनाती है। एक छोटा सा क्वेश्चन, जैसे आर्मी में आपने 22 साल बिताए, दैट मेड यू completely fearless person, a strategic mind, and a person who can take right decision at the right time. ये 22 years में ग्रेजुअली हुआ, और इज देयर अ कीवर्ड फिक्स फॉर ऑल की, जैसे मैं आई एम आस्किंग दिस फॉर एवरीवन, दिस सिचुएशन कम्स टू मी ऑल्सो, that in day-to-day life or in my corporate life there are situations where I need to take fearless decisions or strategic decisions. आप वो कैसे करते हो? Like, are you trained to do that over a period of time gradually, or is there a trick, or is there something? तो ये लोगों को बहुत हेल्प कर सकता है, राइट? क्यों, अगर उनका सोचने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो जाए कि जिस चीज़ से मैं डर रहा हूँ या जिस चीज़ से मैं रेगुलरली डरता रहता हूँ, हाउ टू ओवरकम दैट फियर फैक्टर? क्योंकि आर्मी जो है, सबसे पहले आपको आपके दिमाग को शेप करती है और आपकी बॉडी को शेप करती है। राइट, सो किसी भी जगह किसी भी चीज़ को तैयार करने के लिए उसका प्लेटफॉर्म का तैयार होना बहुत ज़रूरी होता है। आप एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, जब तक वो ग्राउंड ना बने उसके ऊपर बड़ी इमारत नहीं खड़ी हो नहीं बन सकती। सकती है। सो आर्मी इनिशियल ट्रेनिंग के दौरान आपको मानसिक रूप से, और आर्मी की रिक्वायरमेंट है शारीरिक रूप से, इन दोनों के रूप से वो आपको इस तरीके से तैयार करती है, जिसके अंदर आपका, जब आप काम करोगे तो हम कई कई दिनों तक, कई कई रातों तक आपको लगातार जाग करके स्ट्रेस के अंदर काम करने की आपकी ट्रेनिंग होती है। और ये रियल लाइफ होती है, इसके अंदर आप फेक नहीं कर सकते, आपको उस ट्रेनिंग से गुजरना होता है। राइट, तो जब आपने ये सवाल कॉर्पोरेट और इन सबसे लिंक करके आपने पूछा, तो ये एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसके अंदर आर्मी के बारे में लोग बोलते हैं कि बहुत ही रिस्की प्रोफेशन है। आर्मी इज अ रिस्की प्रोफेशन,
but the decisions which are taken by army are very, very calculated decisions. And we say that risks are very well calculated. तो जब आप कॉरपोरेट के अंदर कोई काम करते हो या कोई भी कहीं भी कोई काम करते हो, जब आपने ये सवाल पूछा कि आप रिस्क फैक्टर कितना इसके अंदर इनकलकेट करोगे, तो जब आप प्रोज कॉन्स इन सब चीज़ों का जब आप समरी निकालोगे और आपके अंदर एक ऐसा मादा है, एक ऐसा जुनून है कि आप रेडी हो कुछ भी बर्दाश्त करने के लिए, कुछ भी सहने के लिए, प्रोवाइडेड यू आर गोइंग राइट टुवर्ड्स योर ऑब्जेक्टिव। तो जब आपने सारे तरह के ऑप्शंस को देख लिया है और आप जब किसी डिसीजन पे पहुंचते हो तो आप सफल ही होते हो, आपके हारने का कोई रीजन नहीं है। राइट। सो इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड एंड इट्स अ स्टेट ऑफ योर पर्सनैलिटी। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को बहुत ही इनवर्ड बनाते हो तो आप फिर इन सब चीज़ों के लिए नहीं बने हो। राइट। सो इवेंचुअली कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने आप को ट्रेन करते हो, अपने आप को इम्प्रूव करते जाते हो ऐसे सिचुएशंस के लिए, देन वो एज अ नेचुरल स्किल सेट डेवलप होता है आपके अंदर। तो जब वो सिचुएशन आता है ना तो आप फिर दोबारा रूल बुक को फॉलो नहीं करने जाते हो। द डिसीजन कम्स इन ए स्प्लिट सेकेंड आउट ऑफ योर इनर स्किल सेट कि ये ऐसे ही होगा एंड लेट्स डू इट लाइक दिस। करेक्ट। राइट। तो वो है। और डिसिप्लिन तो ऑब्वियसली आर्म्ड फोर्सेस जैसा डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर। एवरीवेयर। विदाउट डिसिप्लिन एंड knowledge of your SOPs yes are very important, and these SOPs should be updated timely, periodically. Correct. And they conform to the latest requirement in the world. So I sum it up that if your SOPs are updated and if you are someone who is very disciplined, then it tells you, it guides you to the what right to direction. do To the right in direction. any kind of Any situation. kind of situation, Because right. you don't need to remember the rule of the rule of book or whatever SOPs. They are ingrained in you. Correct. Because you are disciplined. यही मैं बोल रहा था। You are committed. Correct. So the basic tenets of an armed soldier, I would say, not only officer or any soldier, Yeah. when it is ingrained in you, then anywhere you are, you are bound to succeed. There is no reason that you will not succeed. So आप जैसे इंडिया में क्या कंसेप्ट है, इंडिया इज़ अ वेरी पॉपुलस कंट्री, लाइक बहुत लोग हैं। तो इंडिया में फोर्स्ड इंस्क्रिप्शन का कंसेप्ट नहीं है, विच मीन्स कि जब इंसान 18 साल की एज में जाता है, दे आर नॉट फोर्स्ड टू जॉइन द आर्मी। बट सर्टन कंट्रीज इन यूरोप, ऑल्सो Germany is going to start inscription again. If nobody knows till now, Germany is going to start inscription. They want to enforce kids who are going to turn 18 years, male, female, irrespective. They will be asked to serve the armed forces for couple of years. ये एक तरह से एक अच्छा डिसीजन है। इंडिया में अग्निवीर ऑप्शन है, बट एक्चुअल में आर्मी में सर्व करने से ना जो डिसिप्लिन का फैक्टर होता है ना, दिस गेट्स इम्प्रूव्ड अ लॉट इन समवंस पर्सनालिटी। ठीक है। दिस स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, जैसा आप बोल रहे थे, ऑब्वियसली एक फैक्टर क्या होता है यंगस्टर्स में, प्रोक्रेस्टिनेशन का फैक्टर बहुत रहता है। अरे आज नहीं करते, कल करते, कल नहीं करते, परसों करते, हो जाएगा, विल डू इट। बट आर्म फोर्सेस में जब डिसिप्लिन्ड वे ऑफ अप्रोच होता है ना, तो उसकी वजह से ना ये प्रोक्रेस्टिनेशन का फैक्टर निकल जाता है। एंड देन पीपल नो कि मेरे को इस गोल पे पहुंचने के लिए आज क्या करना है, व्हाट आई नीड टू डू टुडे। दिस कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यंगस्टर्स ऑल्सो। आई एम नॉट टेलिंग एवरीबडी टू जॉइन आर्मी, बट इफ समवन हैज़ दिस ऑप्शन टू स्पेंड couple of years as an Agniveer in India or as an inscripted soldier somewhere in Europe, that should be done. I mean, this will give that person a very structured approach towards life. Correct. है ना? Though the question of whether inscription should be there, not there are a lot of pros and cons. Right. But largely, the nation first decides on vis-a-vis a standing army, Yeah. or whether they have to have
लाइक आपने कहा कि जर्मनी के बारे में, इंडिया हैज़ वेरी एक्टिव बॉर्डर्स. Right. Germany does not have Does not have. active As of borders. now. They have neighboring countries which are Friendly. very silent. They are very friendly. Yeah. So therefore इंडिया को एक बहुत ही बड़ी स्टैंडिंग आर्मी शुरू से रखनी पड़ी. रखनी पड़ी. हमारी हिस्ट्री इस तरीके से रहे हैं कि हमारे ऊपर इन्वेडर्स आए हैं एंड वी आर अ सब कॉन्टिनेंट. Right. Germany or any other country are country. We are a subcontinent. Subcontinent. The size of the country is so big that it is massive. ये भी एक फैक्टर है भैया. मतलब थोड़ा सा मैं डाइग्रेस कर रहा हूँ. मैप पे अगर आप जर्मनी का साइज़ देखिएगा ना, इट्स मच बिगर देन द साइज़ ऑफ इंडिया. लेकिन एक्चुअल जब आप सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे ना, तो जर्मनी इज़ मच स्मॉलर देन इंडिया. तो मैप पे जो रिप्रेजेंटेशन है ना, इज़ नॉट एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन. पता है क्या आपको? ये जियोग्राफिकल स्केल का रिप्रेजेंटेशन नहीं है. दिस इज़ ओनली टू क्रिएट अ मेंटल इमेज दैट इंडिया इज़ सो स्मॉल. पता है क्या आपको? ये दिस वाज बीइंग डिस्कस समवेयर. आई हर्ड दिस डिस्कशन that actual में India has more surface area than some countries of Europe, or maybe half of Europe put together is one India. Yeah. Right. Correct. So therefore, coming back to the original question, that whether you should have encryption in normal army, normal life. yeah, So the secondary effect of having encryption is, जैसा आपने कहा कि it makes you the disciplined soldier when he comes to the normal life. He remains, the teenage remains the same. tenets remain the same. एंड जब वो किसी और प्रोफेशन को लेके जाते हैं तो उनके अंदर जो आर्मी की सिखाई हुई टीनेट्स हैं वो तो बेसिक उसके अंदर हमेशा वो रहती है, वो है. अ है. सोल्जर रिमेन्स अ सोल्जर. Yeah. एंड ये चीज उसको किसी भी लाइफ के सेट में Obviously. उसको सफल बनाती है. वेदर वो ऊपर पहुंचे ना पहुंचे ये उसका एक पैरामीटर नहीं है. Right. बट उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जहां वो है और जिस रोल में उसको दिया जाता है वो वहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिकॉज सोल्जर्स आर नॉट मेड फॉर टू बेनिफिट देमसेल्व्स, दे आर ट्रेन टू बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन. सो वेरेवर दे आर, दे सूट द ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट द पर्सन पर से. इंडिविजुअल राइट कैरेक्टर्स आते हैं जिसके अंदर वो कहाँ रीच करते हैं, वो सब बातें आती हैं. बट जैसा आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि दो इट इज़ डिज़ायरेबल कि इंडिया में भी ऐसा हो, बट वी ऑलरेडी हैव अ वेरी लार्ज स्टैंडिंग आर्मी. राइट. और समय समय पे गवर्नमेंट इन चीज़ों को इवेल्युएट करती रहती है Correct. कि हमें कहाँ ज़रूरत है, करेक्ट. और अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजंस लेती है. आर्मी और नो आर्मी, डिसिप्लिन होना बहुत इंपॉर्टेंट है इंसान की लाइफ में. करेक्ट. डिसिप्लिन के बिना एंड कमिटमेंट, कमिटमेंट. राइट. बोथ आर वेरी उसके इंपॉर्टेंट. बिना कुछ भी अचीव करना बहुत मुश्किल है. करेक्ट. Now, so you retired from the Indian Army as a very well decorated soldier. And how did the transition from the armed forces to into a private sector as a commercial pilot, how did that happen? ओके. आर्मी के अंदर मैंने करीब कमिश्निंग के बाद 21 साल की अपनी सेवा दी. और मेरे मन के अंदर, चूँकि मैं ऑलरेडी एक पायलट था आर्मी के अंदर, तो मेरी एक इच्छा थी कि मैं बाहर भी एज अ कमर्शियल पायलट इस चीज़ को अपने जो मेरी जो ट्रेनिंग आर्मी की है, मैं उससे अपनी सिविल सोसाइटी को भी बेनिफिट करूं. और इसलिए मैं रिटायर्ड नहीं हुआ, मैंने रिटायरमेंट लिया. Right. और मेरी उम्र तब सिर्फ 42 साल की थी. और तब से लेकर के अभी तक लास्ट 6-7 सालों के अंदर मैं कमर्शियल हेलीकॉप्टर पायलट हूँ और एयरबस का जहाज़ उड़ाता हूँ. मैंने अलग अलग जगहों पे काम किया है. और जो आर्मी के अंदर जो हमारे स्किल सेट जो हमने एक्वायर की ओवर द इयर्स अपने देश के अंदर और पूरी दुनिया में, ये नेशन को सिविल सेक्टर में काफ़ी मदद करते हैं. Right. इंडिया की सिर्फ बात करें तो चूंकि इंडियन सिविल एविएशन हेलीकॉप्टर इंडस्ट्री में 99% जो पायलट्स आते हैं सब मिलिट्री के होते हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर का कोई ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में नहीं है. तो इसलिए सारे ही मिलिट्री पायलट्स होते हैं जो हेलीकॉप्टर्स उड़ाते हैं. और मुझे
एक आर्मी ऑफिसर के साथ साथ एक हेलीकॉप्टर पायलट होने का जो मेरे मन के अंदर बचपन से जो इच्छा थी वो पूरी हुई। और हेलीकॉप्टर से पहले मैंने ट्रेनिंग के दौरान हवाई जहाज़ उड़ाया राइट, और फिर हेलीकॉप्टर भी उड़ाया। तो ये अपने आप में एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन, बिल्कुल, आप जब एक देश की सेवा करते हैं, चाहे छोटा काम करें बड़ा काम करें ये मैटर नहीं करता, बट मेरे लिए जो मैं बनना चाहता था यस, वो करते हुए देश की सेवा करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा आइसिंग ऑन द केक। आइसिंग ऑन द केक था। और आज भी जब मैं एक कमर्शियल पायलट के रूप में फ्लाइंग करता हूँ तो एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन मेरे लिए बहुत बड़ा होता है। मैं इंडिया में ही जहाज़ उड़ा रहा हूँ, तो इसलिए मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। One last question related to your profession. Once you look back on all those years, on your formative years, आपके serving period, and after that in the commercial sector, if अगर आपके पास एक ऑप्शन होता कोई दूसरा करियर प्रोफेशन चुनने का, वुड आपको कभी ऐसा थॉट आता है कि वो अच्छा होता या जो मैंने किया वो बेस्ट था मेरे लिए? वो मतलब एक फील ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट मेरा जो करियर पाथ था दैट वाज द बेस्ट दैट आई हैड टेकन। मुझे शुरू से ही एस्ट्रोनॉट बनने का शौक था। राइट, जो बचपन से एक किसी भी बच्चे का कॉमिक्स पढ़ करके जो इमेजिनेशन, एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड बनता है, राइट, तो मैं एस्ट्रोनॉट तो नहीं बन पाया, बट फ्लाइंग के अंदर एक पायलट बनना, इसके अलावा मेरे जीवन में और कोई इच्छा नहीं थी। तो मैं भगवान का ग्रेट, बहुत शुक्रगुजार हूँ ग्रेट, कि मैं जो चाहता था यस, वही बना। और मैंने कभी कोई चॉइस नहीं रखा इसके अलावा। ओके। आई हर्ड फ्रॉम सम हॉर्सेस माउथ कि आप बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को अक्रॉस इंडिया फ्लाई करते रहते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सेलिब्रिटीज़ के साथ? फिल्म सेलिब्रिटीज, यस, ओके। सो मैं चार धाम यात्रा जो केदारनाथ, बद्रीनाथ, उत्तराखंड स्टेट के अंदर होती है, तो वहाँ काफ़ी लोग इंक्लूडिंग सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं और उनके साथ समय गुजारने का मौका मिलता है। राइट, तो उसके दौरान मैंने कुछ एक सेलिब्रिटीज़ को उड़ाया, जिसमें नाना पाटेकर से लेकर के सारा अली खान और यस, रवीना टंडन और इन सब लोगों को मैंने फ्लाइंग राइट, की। बहुत सारे लोग हैं, राइट, बट वो सब उस समय अपने एक धार्मिक राइट, ऑफ कोर्स, मोड से आते हैं। बट एज अ पायलट मुझे अपने जीवन के दौरान, एटलीस्ट ऑन द कमर्शियल साइड ऑफ इट, सिर्फ सेलिब्रिटीज़ में मैं फिल्मी ही नहीं, चाहे वो पॉलिटिकल पॉलिटिकल सेलिब्रिटीज़ रहे सेलिब्रिटीज़ भी हों, हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हों, राइट, या कॉमन मैन रहा हो, राइट, बिजनेसेस, पीपल ऑफ डिफरेंट वॉक्स, तो ये अपने आप में इन अपने प्रोफेशन को करते हुए इतने डिफरेंट स्पेक्ट्रम ऑफ पीपल से मिलना और उनसे कुछ ना कुछ इम्बाइब करना, करेक्ट, ये एक बहुत बड़ी मुझे Absolutely. फीलिंग लगती है Absolutely. कि आइसिंग ऑन द केक जैसा आपने कहा कि ये एक बहुत बड़ा अवसर है। राइट, तो ये सेलिब्रिटीज़ के साथ ऑब्वियसली ये बहुत ख़ास होता है कि Right. आप जिन लोगों को फिल्मों में देखते हो। अभी मैंने उर्वशी रौतेला जी के साथ भी चार धाम यात्रा की, उनको Okay. मैंने उड़ाया, उनके परिवार को, ओके, और मेरे लिए ऑब्वियसली एक बड़ा ख़ास नाइस, समय रहा। ठीक है। ऑल द गुड एक्सपोजर यू आर हैविंग इट। यस। गुड। And for the last one, a message which you would like to give the younger generation. So all my life I had been looking up to you, taking suggestions from you. So we have a personal contact. But for the people who are watching this, who might need a career guidance from you, what would be your couple of things or couple of gems which you would like to give the younger generation? मैं ये कहूँगा दैट आप हमेशा से एक ड्रीम रखें और उस ड्रीम को पाने के लिए पूरी जान लगा दें। जब एक ड्रीम को पाने के लिए जब आप पूरी जान लगाते हो, ऐसा कई बार आया मेरे करियर के दौरान,
जब मुझे लगा अपने पायलट की ट्रेनिंग के समय कि मैं शायद पायलट नहीं बन पाऊँगा। कारगिल की लड़ाई के समय लगा मैं शायद वापस नहीं जा सकूँगा, क्योंकि मेरे पास एक ऑब्जेक्टिव है जो मुझे पूरा करना है। तो इन सब चीज़ों के और अपने फ्लाइंग करियर के दौरान कई बार एक पायलट को एक ऐसा समय आता है जब आपको लगता है कि शायद आज मैं वापस नहीं जा सकता, आज मेरा। तो जब आप किसी ड्रीम को फॉलो करते हो, पूरी कायनात, द होल वर्ल्ड, जिसको आप लक फैक्टर बोल सकते हैं, जिसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जिसको गॉड का नाम दे सकते हैं, ये पूरी चीज़ आपके साथ होती है। बट जो बेसिक चीज़ है कि आपकी लाइफ में आपके लिए ऑनेस्ट, हार्डवर्किंग, डेडिकेशन और कमिटमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। जब ये बेसिक पर्सनालिटी ट्रेट्स आपके अंदर होते हैं, आप कहीं भी हों, आप सफल ही होंगे। देर इज़ नो रीज़न दैट यू विल लुक बैक। आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। आप अपने जीवन में एक बहुत ही सफल इंसान होंगे, ना कि सिर्फ अपने लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और आप बहुत ही सेटिस्फाइड होंगे। सो यही सेटिस्फैक्शन, यही मैसेज जो मैंने अपने जीवन में देखा और महसूस किया, मैं आप सबके साथ सो साझा इन ए करना जिस्ट, चाहता हूँ। ड्रीम रखना ज़रूरी है और ड्रीम के लिए कमिटेड होना ज़रूरी है। Correct. दिस This is the basic that बेसिक, you वेरी have बेसिक, to, या and there is no question that you will fail. फेलियर की बात दिमाग में नहीं आनी लाना ही चाहिए। नहीं। आप फेल हो सकते हैं, राइट, लेकिन अगर आप लगातार रास्ते ढूंढें कि मुझे अपने जीवन में यहाँ पहुँचना है, राइट, आप जरूर पहुँचेंगे। चुनौती हर इंसान को आती है, ऑब्वियसली हर 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 किसी को रहती है। बट दिन के बाद अगर रात आती है तो अगले दिन फिर दिन आता है। बिल्कुल भी। तो हमने उन चैलेंजेस के बाद उस दिन के बारे में सोचना है, ना कि हमें ये सोचना है कि हम क्यों नहीं पा सकते। तो यही मेरा मैसेज है। Yeah, really appreciate your time, your thoughts, which are really nice to have. I can connect whatever you said. I could connect with everything, and yeah, many thanks. थैंक यू सो मच राकेश, Yeah, बड़ा अच्छा लगा आपके thanks a साथ lot, काफ़ी भैया। दिन के बाद Yes, भैया। हम बैठे और हमने बातें Yes, की। yes, थैंक yes, यू सो मच absolutely, फॉर absolute pleasure for us. Yeah. inviting me to the podcast, and I'm Yes. really grateful, and I'm thankful to you for hearing me out Yeah. so patiently. Yes. And I wish everyone in the Munich a very happy Christmas, upcoming happy Christmas, and a very Yeah. happy New Year as well. Thank you. Thank Good you. day. Bye. Jai Hind. Take care.